ठीक है, तुम लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अभी। जैसे क्लास 10 के बाद आप लोग जैसे कुछ सब्जेक्ट अभी लिए हो या लोगे, है ना, तो वैसे ही ITI भी होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना। तो वहाँ पर अलग अलग जो भी प्रोफेशन है उसका ट्रेनिंग कराया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक में, कंप्यूटर में, या कोई भी आइटम को मेंटेनेंस करने का, ठीक है, फिटर में। रेलवे का बहुत सारा ऐसा वैकेंसी रहता है जो इसमें ITI करते हैं तो जॉब लगता है ना। तो वैसे ही गर्ल्स के लिए भी जैसे किसी को सिलाई में इंटरेस्ट है तो ड्रेस मेकिंग हो गया, सिविंग टेक्नोलॉजी, ये सब में भी ITI कर सकते हैं, जो कि 6 मंथ से 1 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, इसमें आपको अभी 20 जो भी करना चाहे 21 सितंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कोई भी चॉइस सेंटर वगैरह में जाके, है ना। उसके बाद अगले दिन मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद एक और लिस्ट आएगा, ठीक है, जिसको जिसको बुलाएंगे वहाँ। तो उसके बाद 24-25 को शायद एडमिशन होगा 7th राउंड का। उसके बाद लास्ट में 29-30 को एडमिशन होगा लास्ट राउंड का। ठीक है, तो आपके जो परिचय में कोई भी है जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ज़्यादा फीस नहीं लगता है इसमें। ठीक है, हाँ, कौन लोग? नहीं, 10th पास होना ज़रूरी है ना। आप लोग नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं, ठीक है, हाँ। और एडमिशन के टाइम में वो TC वगैरह भी लगेगा, ठीक है। तो फीस काफ़ी कम रहता है इसका, मतलब 100 to 200 के अराउंड रहता है, तो काफ़ी कम फीस है ना। नहीं, पूरा कोर्स का, है ना, पूरे कोर्स का फीस है। और प्लस है ये जो ये गर्ल्स वाला है सिविंग टेक्नोलॉजी, इसमें एडमिशन लेना है तो पावर हाउस में है इसका ब्रांच, गवर्नमेंट का ITI। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लास्ट में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना। पूरा ट्रेनिंग कराते हैं, मशीन के बारे में बताते हैं, ठीक है। और बॉयज़ लोग तो कहीं भी किसी भी ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन गर्ल्स को अगर करना है सिलाई वाले में, सिविंग टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ जाके करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाद में जैसे गवर्नमेंट जॉब आती है या आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो तब ये सब सर्टिफिकेट आपके काम आएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर साइंस का, हेरिडिटी। ठीक है, आप लोग के में हेरिडिटी बस है, एवोल्यूशन पहले था अब वो नहीं है, ठीक है। इसको बंद कर दें क्या? नहीं बन रहा है, पर इससे ज़्यादा खराब हो जाता है मेरे को। बंद करता हूँ मैं या किससे बढ़ाते हैं आप ब्राइटनेस? ये ना पाउज नहीं होता है। अच्छा अच्छा, इसको बोल रहे हैं लाइट को? इसका बटन कौन सा है यार? लेकिन ये कंप्यूटर मत बंद हो जाए, रुझे रुझे इसको नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे निकाल सकते हैं भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो हेरिडिटी टॉपिक देख रहे हैं, है ना। हेरिडिटी क्या है? अपना जो भी कैरेक्टर है उसका ट्रांसफर है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और वो किस तरीके से होता है, उसमें क्या जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखो इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है तुम लोगों को। इसका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस क्या है, तो रिप्रोडक्शन के थ्रू ही हमारे कैरेक्टर्स जो हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है वेरिएशन का अक्यूमुलेशन होता है, कहाँ पर होता है उसको समझेंगे। उसके बाद हेरिडिटी क्या है उसको देखेंगे, और ये किस तरीके से हमारा जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस होता है। ट्रेट मतलब कैरेक्टर, है ना। जैसे कैरेक्टर हम लेंगे हाइट का, तो हाइट में 2 ट्रेट क्या होंगे, शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग होंगे।
उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कोई बॉय कैसे बनता है, कोई गर्ल कैसे बनता है, ये सब चीज को हम समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। तो आप लोग जानते हो दो तरीके का रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें जो पार्टनर है नहीं होता, एक ही पेरेंट होता है, तो यहाँ पर जो वेरिएशन है काफी कम या नहीं के बराबर रहता है। ठीक है, और इसमें डीएनए कॉपी में जो एक्यूरेसी जो है वो अच्छे से आता है। ठीक है, इनएक्यूरेसी नहीं होता है मतलब। इसके बाद क्या होगा, जो प्रोजेनी है इनके जो बेबीज हैं वो सिमिलर दिखते हैं। इसके बाद और ये बात उस दिन भी बता रहा था मैं कि ज्यादातर पॉपुलेशन में आपको पहले के जो ट्रेड है, पहले के जो कैरेक्टर है वो दिखाई देगा, और नए कैरेक्टर वाले जो ट्रेड है वो आपको कम दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो यहां पर जो वेरिएशन का चांस है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा वैरायटी आपको देखने को मिलेगा, डिस्टिंक्ट वेरिएशन देखने को मिलेगा, और इसी कारण यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो ज्यादा दिखेगी। डाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंस, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म का पाया जाना, ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। तो किस तरीके से होता है वेरिएशन का एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो प्रीवियस जनरेशन से आता है इनहेरिटेंस। ठीक है, उनका जो कैरेक्टर है वो आता है हम में। उसके बाद है हर जनरेशन में नए नए डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। जैसे हमारे दादाजी थे, है ना, उनके बाद दादाजी, फिर पापा जी, फिर हम में कुछ ना कुछ डिफरेंस हमको जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, जितने भी जनरेशन आगे बढ़ते जा रहे हैं उनमें आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या है, सर्वाइवल के चांसेस कैसे रहेंगे उसको देखो। तो वेरिएशन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वाइव करवा ही दे, है ना। तो इसीलिए क्या लिखा है कि सभी वेरिएशन सर्वाइव होंगे इक्वली, ये इंपॉर्टेंट या नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो एडवांटेज जो है वो वेरिएशन पे बेस्ड होंगे। इसके बाद क्या है, जो इवोल्यूशन होता है मतलब जो चेंजेस होता है वो किस में बेस्ड रहता है, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ड रहता है। ठीक है, सपोज हमारा जो अर्थ था स्टार्टिंग में कैसा था, हॉट था। ठीक है, तो उस तरीके के ऑर्गेनिज्म पहले आए जो उस कंडीशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे कूल होते गया तो ऑर्गेनिज्म में उसके अकॉर्डिंग चेंज होते गया। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर फिर से बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इस हिसाब से हमारे बॉडी में भी धीरे 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 चेंज होता जाएगा। तो जो भी चेंजेस होता है या इवोल्यूशन होता है वो मेनली किस पे बेस्ड होता है, इन्वायरमेंट पे, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो, है ना। अगर आप फॉरेन चले जाओगे तो जब आपका बेबी होगा तो उसका जो टोन होगा बोलने का वो कैसा होगा, वहां के जैसा होगा, है ना। बिहार में जाके बस जाओगे तो बिहारी, हाँ कैसे बा पापा, आवेलू जावेलू, है ना, हमका नहीं आवेलू, ऐसे ऐसे लैंग्वेज को बोलेगा वो। ठीक है, अब देखते हैं हेरिडिटी क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको काफी शॉर्ट में समझा रहा हूँ पूरे चैप्टर को, फिर इसको डिटेल में जहां से छोड़े थे उससे आगे देखेंगे। तो हेरिडिटी मतलब क्या है, कैरेक्टर का ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो ये किन के बीच होगा, जनरेशन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल। ठीक है, एक ह्यूमन के कैरेक्टर ह्यूमन में ट्रांसफर होंगे, डॉग में तो नहीं होंगे।
ठीक है, रैट में तो नहीं होंगे, है ना। तो किसके बीच होगा, सिमिलर इंडिविजुअल्स के बीच होगा। इसके बाद है इसका एक रूल है जो डिटरमाइन करता है इनहेरिटेंस को, ठीक है, मेंडल का रूल्स हम देख रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये सब होता है। कुछ उसके एक्सेप्शन भी है, ठीक है। इसके बाद है इनहेरिटेंट ट्रेट्स क्या है, देखो तो इसमें ये चीज मैं आप लोग को समझाया भी था उस दिन कि कुछ बेसिक ह्यूमन फीचर है किसी भी चाइल्ड का, वो सेम ही रहेगा, है ना। सबके 2 आईज, 2 हैंड, 2 लेग, 2 ईयर, हेयर, है ना, और इनर बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ओके, तो बेसिक चीजें सबकी सेम रहेगी। इसके बाद है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, चाइल्ड नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट, है ना, कुछ ना कुछ वेरिएशन डिफरेंस देखने को जरूर मिलेगा प्रोजेनी में, ठीक है। इसके बाद है ह्यूमन पॉपुलेशन में वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है, हर जगह, हर स्टेट के हिसाब से, हर कंट्री के हिसाब से वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। इवन रिलीजन के हिसाब से भी देखने को मिलता है। रिलीजन में जो फूड हैबिट है उसके हिसाब से भी वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। फूड भी एक फैक्टर है, ठीक है, जो चेंजेस अलग अलग सबका दिखता है उसके लिए, क्योंकि फूड किस में आ जाएगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाएगा, है ना, और इन्वायरमेंटल फैक्टर ही क्या कराता है, हमें चेंजेस कराता है। अब देखो यहाँ पर मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या था हेरिडिटी में। अब फर्स्ट लाइन क्या लिखा है कि पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वल जेनेटिक मटेरियल। पेरेंट का मतलब क्या है, फादर एंड मदर, पैटर्नल एंड मैटरनल, तो दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है इक्वल आता है, ठीक है, दोनों का इक्वल आता है और दोनों के हैप्लॉइड क्रोमोसोम के मिलने से डिप्लॉइड क्रोमोसोम बनता है, ठीक है, फिर जायगोट का फॉर्मेशन होता है, तो दोनों का इक्वल यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। मैं आप लोग को पी प्लांट का भी दिखाया था, ठीक है, डोमिनेंट का भी आएगा और रिसेसिव का भी आएगा, लेकिन उसमें जो डोमिनेंट रहता है उसका कैरेक्टर आपको दिखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर रिसेसिव खत्म हो गया, वो जब मैं आपको F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करके दिखाया था तो वहां पर दिखा था, है ना, शॉर्ट प्लांट आपको दिखा था, ठीक है। कब दिखा था, जब डोमिनेंट कैरेक्टर अब्सेंस था, तब रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। तो हर ट्रेट जो है या तो पैटर्नल डीएनए से इन्फ्लुएंस होगा या तो मैटरनल डीएनए से इन्फ्लुएंस होगा। इसीलिए हर चाइल्ड में के हर कैरेक्टर में 2 ट्रेट वर्जन रहेंगे, है ना, मतलब हर सेल में उनके फादर का भी होगा और उनके मदर का भी होगा ट्रेट। ओके, उसके बाद है ग्रेगर जॉन मेंडल का जो बर्थ है और डेट है वो फिगर यहाँ पर दिया है। 1822 में बर्थ हुआ और 1884 में उनका डेथ हुआ। उनके एक्सपेरिमेंट को रिकॉल करेंगे हम लोग। तो उन्होंने क्या क्या किया है, इंडिविजुअल के पर ट्रेट को उन्होंने काउंट किया। ओके, उसके बाद उन्होंने कौन से प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया है, पी प्लांट के ऊपर किया है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में उनका क्या रिजल्ट आ रहा था F1 प्रोजेनी में, तो F1 जनरेशन में आप क्या दिख रहे थे कि केवल एक पेरेंटल ट्रेट दिख रहा था, या तो डोमिनेंट या मतलब या तो शॉर्ट हाइट के केस में अगर देखें तो लॉन्ग ही दिख रहा था आपको, शॉर्ट वाला नहीं दिख रहा था, ठीक है, और कोई मिक्सचर नहीं हो रहा था, मतलब कोई मीडियम हाइट वाला प्लांट ग्रो नहीं हो रहा था, ठीक है।
अब अगर F2 प्रोजेनी की बात करें तो जब सेल्फ क्रॉस करके मैं दिखाया था तो आपको रेशियो क्या मिला था, 3:1 मिला था। 3 प्लांट जो है या 70% 75% प्लांट जो है लॉन्ग था और 25% क्या था, शॉर्ट था। ठीक है, तो यहां पर वही चीज को लिखा है कि सभी F1 ट्रेड एक्सप्रेस नहीं हुए थे। ठीक है, F1 में क्या आया था, लॉन्ग आया था, तो पूरा लॉन्ग नहीं था चारों का चारों या पूरा रिजल्ट। उसके बाद है यहां पर रिसेसिव ट्रेड किस तरीके से अपेयर हुआ, पूरे ट्रेड का 1/4, ठीक है, 3/4 था डोमिनेंट कैरेक्टर वाला लॉन्ग, ठीक है, और 1/4 क्या था, शॉर्ट था। अब डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड्स के बारे में देखो। तो यहां पर क्या हुआ कि हर कैरेक्टर का ट्रेड का 2 कॉपीज इनहेरिट हुआ। ओके, तो डोमिनेंट का मतलब क्या है, जिसका कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है। क्यों कर पाता है, क्योंकि उसका एंजाइम एक्टिव रहता है और रिसेसिव कैरेक्टर का एंजाइम सप्रेस हो जाता है, इसीलिए आपको डोमिनेंट कैरेक्टर दिखता है और उसकी सिंगल कॉपी इनफ है डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करने के लिए। ठीक है, मतलब कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर को, तो एक जीन भी है अगर, उसकी एक कॉपी भी है अगर, तो डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा। ठीक है, लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर को शो करने के लिए उसकी दोनों कॉपीज चाहिए, है ना, स्मॉल टी का 2 कॉपी होना चाहिए यहां पर, क्योंकि एक भी कैपिटल हो गया तो रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, है ना। तो टालनेस किसके ऊपर डोमिनेंट है, शॉर्टनेस के ऊपर, और राउंड किसके ऊपर डोमिनेंट है, रिंकल्ड के ऊपर। ठीक है, इसके बाद देखो इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। ये क्या है, ब्रीडिंग 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स, 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को ब्रीडिंग कराना। ब्रीडिंग मतलब एक नए कैरेक्टर को लाना। ठीक है, तो ये आपको F2 प्रोजेनी में नया मिक्सचर दिखेगा। अब ट्रेट यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे टॉल या शॉर्ट का, राउंड और रिंकल का, ये इनहेरिटेड डिपेंडली इंडिपेंडेंटली, है ना, किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे जो रिसेसिव कैरेक्टर था शॉर्ट वाला, वो अपने आप को बचा के रखा था, है ना, डोमिनेंट के प्रेजेंस में भी, इसीलिए हमको F2 जनरेशन में वो देखने को मिला था। ठीक है, तो ये था कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल। अब देखते हैं ट्रेट किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो ट्रेट एक्सप्रेशन के मैकेनिज्म में सबसे फर्स्ट आप देखो सेलुलर डीएनए। ठीक है, तो सेलुलर डीएनए, सेल के अंदर का डीएनए, वो क्या करता है, आप डेली नहीं सोते क्या रात में, हाँ, अच्छा, फिर स्कूल जाते हो और सुबह सोने का टाइम नहीं मिलता दिन में, अच्छा, तो यहाँ पर मतलब क्लास चलता है तो समझ में आता है कि नहीं आता है? देखो ट्रेट एक्सप्रेशन मैकेनिज्म, तो जो सेल का डीएनए रहता है ना, वो अपने एक्सप्रेशन को कैसे लाता है ना, वो कैसे काम करता है कि जो हमारा कैरेक्टर है वो दिखता है, तो वो क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, और
और उसके हिसाब से फिर कैरेक्टर दिखने लगते हैं। अब जीन क्या है? डीएनए में प्रेजेंट होता है जीन, ठीक है। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस सेल के अंदर, है ना। तो डीएनए क्या है? डीएनए सेक्शन का एक पार्ट है, ठीक है। और हर जीन एक अलग प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है, ठीक है। अब प्रोटीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको देखते हैं। जैसे कि प्लांट हाइट को ले लें, ये एक कैरेक्टर है जिसको प्रोटीन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो प्लांट के हाइट को हार्मोन क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबल रहेगा, हार्मोन उसके ग्रोथ को ट्रिगर करेगा, ठीक है। और हार्मोन का जो अमाउंट है वो नहीं, हार्मोन का जो अमाउंट है वो एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एंजाइम की एफिशिएंसी अफेक्ट करती है हार्मोन के अमाउंट को, ठीक है। जितना एंजाइम एक्टिव होगा उतना हार्मोन का अमाउंट बढ़ेगा। इसके बाद है जीन अल्टरेशन। तो अगर जिस कैरेक्टर के जिस ट्रेट के लिए, जैसे प्लांट का हाइट अच्छा हो, इसके लिए जो भी जीन है वो उस प्रोटीन को बनवाएगा, उस हार्मोन को रेगुलेट कराएगा, है ना, एंजाइम के थ्रू, और वो हार्मोन काम करेगा और हाइट बढ़ेगी। लेकिन अगर जीन में अल्टरेशन आ गया, डिफेक्ट आ गया, तो क्या हो जाएगा? जो एंजाइम है वो लेस एफिशिएंट हो जाएगा, जिसके कारण जो हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था हाइट के लिए वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा? प्लांट शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हार्मोन या जीन का रेगुलेशन होता है किसी भी कैरेक्टर के लिए। जीन कोड करता है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन एंजाइम से अपना काम करवाएगा, एंजाइम उस हिसाब से हार्मोन का प्रोडक्शन कराएगा और फिर उस हिसाब से कैरेक्टर डेवलप होगा, ठीक है। तो जीन ही है जो हमारे कैरेक्टर को और ट्रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जेनेटिक मटेरियल क्या क्या है? जेनेटिक मटेरियल बताओ। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है, ठीक है। और कुछ वायरस, प्लांट वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं, उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो यहां पर बता रहा है कि जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूशन में कि दोनों पेरेंट कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वली टू प्रोजेनी डीएनए, है ना। दोनों का बराबर अमाउंट प्रोजेनी में आता है, फादर का भी और मदर का भी। और दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं कॉपी ऑफ सेम जीन। मतलब सेम जीन का मतलब है कि हाइट के लिए जो भी जीन रिस्पॉन्सिबल है वो फादर से भी आएगा और मदर से भी आएगा, ठीक है। इसके बाद है ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू सेट ऑफ जीन। तो रहेगा ही, क्योंकि वो ईच आ रहा है फ्रॉम पेरेंट, फादर से भी आ रहा है और मदर से भी आ रहा है, इसीलिए टू सेट ऑफ जीन्स हर प्रोजेनी में प्रेजेंट रहेगा ही, ठीक है। अब देखो जर्म सेल्स क्या होते हैं। तो जर्म सेल की बात अगर करूं मैं, तो ह्यूमन के केस में मेल में जर्म सेल्स क्या है? स्पर्म है, ठीक है। और फीमेल में क्या है? उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? ओवा, है ना, या एग कहो, ठीक है। तो जर्म सेल में कम, यहां पर क्या होना चाहिए? ओनली वन जीन सेट होना चाहिए। क्यों? तभी तो एक फादर का जाएगा और एक मदर का जाएगा, तब जाके दो टू बनेगा, है ना।
नहीं तो अगर ये 2 जीन सेट हो गया तो फादर का भी 2 जा रहा है, मदर का भी 2 जा रहा है, तो 4 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब बच्चे का 4 और दूसरे बच्चे का 4 मिलके कितना हो जाएगा, 8 हो गया। फिर 8 8 16, 60 60 32, 32 32 64, 64 64 128, और एक दिन ये दुनिया ब्लास्ट हो जाएगा, है ना, फट जाएगा, इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो वो चीज मत हो। इसीलिए क्या होता है कि जर्म सेल के जो जीन रहते हैं वो 1 सेट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ म्योसिस। म्योसिस के प्रोसेस के कारण नंबर जो है क्रोमोसोम का हाफ हो जाता है। इसको जब अगर यहां पर नहीं होगा तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस चैप्टर है उस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है। अब जीन जीन जो है किस में प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पे या डीएनए में सेपरेट पीस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हर सेल में 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम होती है, मैटरनल और पैटर्नल, ठीक है। जर्म सेल क्या करता है, 1 क्रोमोसोम को टेक करता है फ्रॉम ईच पेयर, ठीक है, म्योसिस के कारण। और जर्म सेल का ओरिजिन जो है मैटरनल या पैटर्नल रहेगा। कैसे, लड़का है तो स्पर्म है तो पैटर्नल, लड़की है तो ओवा है तो मैटरनल, ठीक है। अब जर्म सेल कंबाइन कम होगा जब जब दोनों के बीच इंटरकोर्स होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो कंबाइन होगा, ठीक है, कंबाइन होगा जर्म सेल, ठीक है, और रीस्टोर होगा नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर। नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर क्या है, डिप्लॉइड, पेयर में रहना, ये है नॉर्मल, ठीक है। तो जब भी कॉम्बिनेशन होगा पेरेंट के और मतलब पेरेंट मतलब फादर के और मदर के जर्म सेल्स का, तो रिकम्बाइन होगा और फिर क्या होगा, रीस्टोर हो जाएगा नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर। बताओ ह्यूमन में एवरी सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 होते हैं, है ना, वो पेयर हो गया। और उसको ऐसे बोले तो 46, 23 इंटू 2, 23 आया है फादर से, 23 आया है मदर से, तो कितना हो गया, 46 हो गया, ठीक है। और जर्म सेल ये इंश्योर करता है कि डीएनए स्टेबल रहे स्पीसीज का, ठीक है। और इसके लिए एक मैकेनिज्म है जो अप्लाई होता है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग आल्सो फॉलो सिमिलर रूल्स, ठीक है। तो ये था अबाउट जर्म सेल्स। अब जो लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि ह्यूमन के केस में बता रहा हूं कि बॉय कैसे होता है और गर्ल कैसे होती है, या डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म मतलब अलग अलग फॉर्म का पाया जाना, मेल फॉर्म एंड फीमेल फॉर्म, तो ये कैसे होता है, ठीक है। तो वेरियस रीजन के कारण सेक्स डिफर करते हैं, स्ट्रेटजी को हम देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट फैक्टर क्या है, इन्वायरमेंटल क्यूज, ओके, टेम्परेचर, है ना, 4x। सेकेंड क्या है, इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, स्नेल्स में ऐसा होता है, ठीक है। और ह्यूमंस में भी कई लोग अपना सेक्स चेंज कराते हैं, ठीक है। कोई लड़का है तो लड़की बन सकता है, और ऐसा होता भी है, कई लोग कराए हैं। कोई लड़की है तो वो लड़का बना है, ठीक है। लेकिन कोई लड़का लड़की बन के स्पोर्ट्स में नहीं जा सकता, ठीक है, नहीं तो एकदम वहां जाके वीरेंद्र सहवाग बन जाएगा, ठीक है। उसके लिए तो जो बॉलिंग आएगी स्लो लगेगी, इतना मारेगा, ठीक है, हर बॉल पे 6 मारने लग जाएगा,
ठीक है, तो ऐसा नहीं है स्पोर्ट्स में थोड़ा, हाँ ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट थोड़ा पावर वाला खेल है, तो वहां पर वो पावर दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो लड़का लड़की बन के इस स्पोर्ट्स में थोड़ा बैन है, मतलब नेशनल स्टेट इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के गेम्स में। ठीक है, पता है कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म जब करते हैं ना, गर्ल्स भी, तो उन लोग का ऐसा चेक करवाते हैं, ठीक है ये शुरू से लड़की थी कि नहीं, ठीक है, कहीं इसने अपना जेंडर चेंज तो नहीं किया है, सेक्स चेंज तो नहीं किया है ना, ऐसा क्रॉस चेक कराते हैं और एज को वेरीफाई कराते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स में देखो, स्ट्रेटजी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन की स्ट्रेटजी किस में देखना है, सेक्स डिटर्मिनेशन की स्ट्रेटजी किस में देखना है, ह्यूमन बींग्स में। तो ये क्या है, लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है ना, हमें जो हमारे जीन्स है वही डिटरमाइन करते हैं। ओके, उसके बाद है जिस तरीके के जीन्स हमारे पेरेंट्स से हम में आएंगे वो हमारे सेक्स को डिसाइड करेंगे। ठीक है, और हाँ यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि सभी ह्यूमन क्रोमोसोम पेयर्ड नहीं होते। कहां पर नहीं होते, कहां पर नहीं होते पेयर, जर्म सेल्स में, है ना, स्पर्म में और ओवा में हैप्लॉइड रहेगा, तभी तो मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवा मिलेंगे, तब वो डिप्लॉइड होगा ना, नहीं तो फिर वही 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसा होते जाएगा। ठीक है, अब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। वो जर्म सेल में नहीं होते, सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते। ठीक है, तो बाकी सेक्स डिटर्मिनेशन को छोड़ के बाकी जो हमारे बॉडी के कैरेक्टर है उसको कौन डिटरमाइन करता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, ऑटोसोम्स 22 पेयर्स। ठीक है, और इनमें जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैटरनल या तो पैटर्नल कॉपी रहेगा सेक्स। हाँ, माइटोसिस क्या होता है, ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है, एक होता है माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। तो जितने भी ऑटोसोम्स हैं उनमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम या का जो कॉपी होता है, ठीक है, तो 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, इस तरीके से होता है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ होता है, जर्म सेल में होता है। ठीक है, क्लास 9 की बुक में भी दिया है, वहां से भी आप इसको अच्छे से एक रीडिंग मार सकते हो। ठीक है, अब सेक्स क्रोमोसोम जो है ये 1 पेयर में रहता है, 22 ऑटोसोम्स है और 1 पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। तो वुमेन में, है ना, ये पेयरिंग कैसे रहती है, एक्स एक्स, उसके दोनों जीन्स कैसे रहेंगे, एक्स एक्स, तो वो वुमेन या गर्ल बनेगी, है ना, पहले गर्ल बनेगी फिर वो बनेगी। ठीक है, और मेन में क्या है, मतलब बॉय में एक्स और वाई, वाई डिटरमाइन करता है मेल को। ठीक है, तो जब भी एक्स के साथ वाई आ जाएगा तो वो बॉय या मैन रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ये परफेक्ट पेयर है, सेम टाइप के सेम टाइप के जीन्स है यहां पर, लेकिन यहां पर क्या है, मिसमैच पेयर है।
एक्स नॉर्मल है लेकिन वाई शॉर्ट है। अब देखो इनहेरिटेंस का पैटर्न कैसे रहता है ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन में। हाँ हाँ हाँ, एक्स वाई है ना, वाई आ गया मतलब बॉय। अच्छा, उसको मैं पेयरिंग करके समझाऊंगा फिर समझ में आ जाएगा, है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन को पूरा पेयरिंग करके समझाऊंगा, ठीक है। तो चिल्ड्रन में जो एक्स है, हाँ एक, हाँ यहाँ पर एक आंसर आपका ये है कि एक्स मदर में क्या एक्स एक्स रहता है और फादर में एक्स वाई रहता है, तो मदर की तरफ से तो एक्स आएगा ही आएगा, इसलिए एक एक्स तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अब फादर की तरफ से क्या गया, एक्स गया कि वाई, ये डिसाइड करेगा कि बॉय होगा कि गर्ल होगा। ये हाँ, या तो गॉड बोल सकते हो या टाइमिंग, है ना, कुछ भी हो सकता है। हाँ 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 हाँ, तो समझो ये है, इस साइड फादर है, इस साइड मदर है। मदर का क्या है एक्स है, फादर का एक्स वाई, तो इधर से तो एक्स ही आएगा। अब इधर से फादर में एक्स वाई दोनों है, तो वाई भी आ सकता है और एक्स भी आ सकता है, तो एक्स आ गया तो क्या बन जाएगी गर्ल, और फादर का वाई आ गया तो बॉय बन जाएगा, ठीक है। तो सेक्स का डिटर्मिनेशन फादर के कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि फादर की तरफ से क्या आ रहा है ना। और अगर फादर से, बेटा फादर से एक्स आएगा तो गर्ल बनेगी और फादर से वाई आ गया तो बॉय, है ना। तो एक क्वेश्चन है कि एक वुमेन को क्यों ब्लेम नहीं करना चाहिए फॉर प्रोड्यूसिंग गर्ल चाइल्ड, है ना, गर्ल चाइल्ड बनाने के लिए क्यों ब्लेम नहीं करना चाहिए, है ना। अक्सर उसको ब्लेम करते हैं कि तू लड़की पैदा कर दी, तू लड़की पैदा कर दी करके, क्या उसकी गलती है क्या, नहीं है ना। तो आपको क्या करना है इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है, इधर लिखना है फादर, इधर लिखना मदर एक्स एक्स, इधर लिखना फादर एक्स वाई, है ना, गैमिट्स। उसके बाद इधर से एक्स बस आएगा और इधर से एक्स वाई, और क्रॉस करके दिखाना है, और उसके बाद अपने आंसर को लिखना है कि द डिटर्मिनेशन ऑफ बॉय इज डिपेंड अपॉन द जीन ऑफ फादर या क्रोमोसोम ऑफ फादर, वाई क्रोमोसोम ऑफ फादर, है ना। तो दैट डिसाइड दैट द प्रोजेनी विल बी बॉय, मदर तो डिसाइड कर नहीं सकती। तो आपको फ्लो चार्ट बना के थोड़ा सा लिख देना है, इसीलिए कभी भी किसी वुमेन को ब्लेम मत करना कि तुमने लड़की क्यों पैदा की, लड़का क्यों नहीं पैदा किया, ठीक है, क्योंकि उसके कंट्रोल में तो है ही नहीं। नहीं नहीं बेटा, कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जीन तो है ना उसके में, ठीक है। तो लड़के को भले तुम बोल सकते हो कैसे यार, है तू लड़की कर दिया या लड़का कर दिया, लेकिन कभी भी किसी वुमेन को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ नहीं करना चाहिए, वो एक्चुअली क्या है कि कुछ स्टेट में शादी के टाइम में, है ना, डाउरी देना पड़ता है ना, तो उसमें डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं लड़के वाले। तो वो जो लड़की का पिता रहता है, तो वो अगर एक से ज्यादा लड़की हो गई तो काफी दबाव में रहता है पूरी लाइफ, जब तक अच्छे से शादी नहीं हो जाती है उसके बाद भी कुछ साल तक, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि लड़की हो करके,
तो इसके लिए सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, ये जो डाउरी सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली तो ये बैन है ना, हाँ लीगली बैन है, लेकिन कोई मेरी बेटी को परेशान ना करे, मेरी बेटी अपने ससुराल में अच्छे से रहे, इस डर से लोग अपनी बेटी को देते हैं। ठीक है, कुछ लोग दबाव में देते हैं कई जगह, और कुछ लोग खुशी से देते हैं, मेरी बेटी की शादी है मैं ये दूंगा मैं दूंगा, खुशी से देते हैं। ठीक है, लेकिन गर्ल्स का भी तो है ना भाई कुछ कि हाँ हाँ, अब गर्ल्स का भी कुछ है कि अपने से अच्छे, मतलब जिसके पास अच्छा पैसा है, गवर्नमेंट जॉब है, उसी से वो शादी करती है, लेकिन वैसे डिमांड लड़के का नहीं रहता है ना। हाँ हाँ हाँ, एजुकेटेड ठीक है, लेकिन गर्ल्स ज्यादातर अपने से एक लेवल हाई वाले लड़के से जनरली है, तो सेम लेवल में भी है तो जॉब बराबर का तो होना चाहिए, लेकिन अपने लो से नहीं करते है ना, लेकिन लड़के लोग कर लेते हैं। तो ये था बेटा आज, कितना टाइम हो गया? तो ये माइंड मैप से है ना, इसको माइंड मैप बोलते हैं, इससे आप लोग को पूरा चैप्टर को समझाया हूं है ना। अच्छा लगा होगा ये तरीका, हो सकता है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक को, अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो है ना माइंड मैप बना के, तो आपको क्या है अच्छे से याद होता है कि हाँ पहले ये चीज है, फिर इसके अंदर ये चीज है। ठीक है, तो उस चीज को इजिली नहीं भूलोगे। ठीक है, और लिखते समय भी हाँ पहले ये लिखना है फिर उसके बाद ये लिखना है, ऑटोमेटिक आते जाएगा, मतलब एक बड़ा गेट ओपन हुआ और उसके बाद अंदर के रास्ते ओपन होते जाएंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में, हेरिडिटी टॉपिक में आपने इन सब टॉपिक को और उसके अंदर के टॉपिक को पढ़ा। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कैसे होता है, वेरिएशन का एक्यूमुलेशन कैसे होता है, हेरिडिटी क्या है, ट्रेट का एक्सप्रेशन कैसे होता है, और सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो पूरा चैप्टर काफी शॉर्ट में आप यहाँ पर समझ गए। ठीक है, अब एक बार जो जितना बचा था उसको मैं वहां से नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। क्या ठीक है?